हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है माय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और इस बार हमारा अप्रोच होगा सिर्फ एग्जाम पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला है तुम्हारा हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला है ओम्स लॉ। सबसे पहला है बेसिक है ओम्स लॉ है, पढ़ा तो होगा ही। ओम्स लॉ पहले क्या है ना, इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। ओम्स लॉ क्या कहता है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट होता है दैट विल बी योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द सर्किट। तो ये जो तुम्हारी सर्किट है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा। अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, ऐसा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि वोल्टेज अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी करंट फ्लोइंग जो है वो वोल्टेज अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा। तो ये आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इसका फिर इसी में थ्योरी में क्या क्या पूछता है कि आप वेरीफाई करो कि ओम्स लॉ सही है। तो ओम्स लॉ की एक ग्राफ है जिसको हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो इस तरह का ग्राफ है, इसको प्रूफ करना होता है आपको। इस पे आप आई की वैल्यू रखते हैं, इस पे आप वी की वैल्यू रखते हैं और ये पॉइंट्स मार्क करते करते जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं देन आपको इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसकी स्लोप जो होती है वो रेजिस्टेंस देती है। स्लोप आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे स्लोप क्या होती है। ऐसे उसको हिंदी में ढाल कहते हैं और ऐसे यहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसको tan थीटा लेते हैं। खैर अभी अपन उस पर नहीं जाते हैं। तो इसको अपने को क्या है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई ओम्स लॉ करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या है, आपके पास एक सर्किट होनी चाहिए। सर्किट में आपके पास एक एमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एमीटर। एमीटर का काम क्या है, वन मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एमीटर का काम क्या है, करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक फिक्स्ड रेजिस्टर लेंगे, उसका हम आर बोलते हैं। इसके अक्रॉस हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो यहां से इस पॉइंट तक का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे और करंट थ्रू द सर्किट वो कौन मेजर कर रहा होगा, एमीटर कर रहा होगा। देन हम लोग क्या लेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। हाँ देख लो, यहां पे मैंने दो सेल्स को कनेक्ट करा है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आगे चल के तुम लोग इसको भी पढ़ लोगे कि सीरीज कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है। बस यहाँ पे याद रख लो कि ये प्लस है और ये माइनस है, इसका ये प्लस है और ये माइनस है। जब प्लस और माइनस बैटरी सेल के जो कनेक्शन होते हैं, प्लस माइनस जब कनेक्ट होते हैं एक साथ, तो उसको सीरीज में काउंट करते हैं। और ऐसे क्या होता है ना, इसको बढ़ा रहा होता है। इसकी जो वैल्यू अगर मान लो इसकी 6 वोल्ट है, इसकी भी 6 वोल्ट है, तो ये क्या दोनों को एडअप हो रहा होगा, तो ये 12 वोल्ट नेट बनता है। ठीक है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलो अभी इस पे नहीं जाते हैं, ये बाद में पढ़ने की चीजें हैं। यहां पे हम एक लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। क्या लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब ये होता है, वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब आर वेरिएबल बोलते हैं इसको। आर वेरिएबल मतलब आप इस पॉइंट को ना आप स्लाइड करते जाओगे तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम ज्यादा आप कंसीडर करते जाओगे। मतलब आप यूं समझ लो कि आप इतनी वैल्यू ले रहे हो, फिर आप इतनी वैल्यू इसको स्लाइड करके यहां ले गए तो इतनी वैल्यू ले रहे हो, इसके बाद आप यहां से स्लाइड करके यहां तक ले गए तो इतनी वैल्यू ले रहे हो। एक्चुअली ये इस तरह का होता है एक्सपेरिमेंट्स में, वो इस तरह की जो होती है, ये रेजिस्टेंस इस तरह का होता है, ये वेरिएबल वाला, और इसके ऊपर एक स्लाइडर ऐसा लगा होता है, स्लाइडिंग फिक्स होता है। इसको हम लोग स्लाइड करा रहे होते हैं, आगे पीछे कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल गया है, चलिए इसको अभी सीरीज पैरेलल पर रहने देते हैं। ये आपका V है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड V। तो हमारा पर्पस क्या है ओम्स लॉ में वेरिफिकेशन में, हमें ये वैल्यू मेजर करनी है, इसकी वैल्यू मेजर करनी है। यहां से आपको क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू मिलेगा, यहां से आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। इसको आपको प्लॉट करना है, वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो इस तरह से पॉइंट्स बन के ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला डायग्राम होगा। इसमें आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि इस तरह का एक सेटअप है, लिख लोगे ना, कुछ नहीं है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं। अभी ये स्विच ओपन है और हमें पता है कि स्विच क्लोज करना होगा, यानी सर्किट को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, तभी करंट फ्लो हो रहा होगा। तो जैसे ही आपने ये सर्किट को कंप्लीट करा तो यहां से करंट फ्लो होना चालू होगा। ठीक है, तो इससे अगर आई करंट फ्लो होना चालू हुआ, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, आई, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा होगा वो V दिखा रहा होगा। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी V की कुछ वैल्यू मिल गई। वैसे ही I की भी कुछ वैल्यू मिल जाएगी इस रेजिस्टेंस के वैल्यू पे।
फिर क्या करा आपने कि एक वैल्यू मिल गई v अपॉन आई की, ठीक है। तो दूसरी बार फिर से हम लोग क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा चेंज करना है, आइदर तुम कर लो या बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ा लो, चलो बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद क्या एक नई वैल्यू मिलेगी v अपॉन आई की, उसको v डैश आई डैश बोल देता हूं। फिर इसको और थोड़ा बढ़ाओ, फिर एक v डबल डैश आई डबल डैश, इस तरह की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो उसको क्या करना है अपने को यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि अपन ऐसे रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे, वैरी करके सेट ऑफ v एंड i मिलेगा, उसको हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे, देन अपना ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके ये है वह सीरीज, ठीक है। यहां से आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू प्रूफ करनी होगी, यानी कि जो ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V है, और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I है। सो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों के इक्वल। और इसी तरह का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे प्रूफ क्या करना है आपको कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पे क्या होगी। यहां पे भी अपन ले लेते हैं R3 R2 R1, ओके। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I, इस R1 से I1 जा रहा है, R2 से I2 जा रहा है, R3 से I3 जा रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें एक चीज याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल ऑलवेज रिमेन सेम। पैरेलल के केस में क्या होता है, याद रखना, सीरीज के केस में करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी सेम। इस रेजिस्टर से भी I ही फ्लो होगा, इससे भी I ही फ्लो होगा, इससे भी I ही फ्लो होगा। इस केस में I1 I2 I3 अलग अलग है, यानी कि जो I है वो स्प्लिट होता है। तो रेजिस्टेंस में हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल्स में भी कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, वैल्यूज स्प्लिट हो जाते हैं करंट की वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर अगर लगा दिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां से जो मिलकर आएगा हमें, वो क्या होगा, सेम रहने वाला है, इसके। यानी कि अगर I1 ज्यादा है I2 से, तो R1 कम होगा R2 से, ताकि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको अपने को प्रूफ करना है, तो ये जरूरत नहीं है प्रूफ में। तो हमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है इसका। तो हमें पता है कि I सेम रहने वाला है, ओम्स लॉ याद रखना, V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ ये नहीं है एक्चुअली, ये ओम्स लॉ का डेरिवेटिव है। ओम्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल I है, ठीक है। तो यहां से V इक्वल्स टू IR है, ओके। तो यहां से जो करंट I फ्लो हुआ, यहां से भी I हुआ, यहां से भी I हुआ, ठीक है, ओके। तो इन तीनों पे V1 पोटेंशियल हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, और यही V इन तीनों का सम होना चाहिए, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई किया आपने, वो तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर स्प्लिट हो जाएगा। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का वैल्यू I R1, ओम्स लॉ से आया, I R1 V1, सही है। वैसे ही I R2। अब ये I क्यों ले रहा हूं, क्योंकि करंट थ्रू द सर्किट इज सेम, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, I R3। और ये जो V है, ये V, ये I इंटू R इक्वलेंट है, जो कि हमें नहीं पता है, I इंटू R इक्वलेंट है ये V, ये वाला V, ठीक है, ये I है, R इक्वलेंट इसका है, ठीक है। तो यहां से अपने को R इक्वलेंट जो होगा वो I सब में कॉमन है, तो ये कट जाएगा, एंड यहां पे अपने को बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये R इक्वलेंट इन सीरीज, याद रखना ये फॉर्मूला भी सेम। यहां पे हमने क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज होने वाली है। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन यहां पे R1 R2 R3 है, तो यहां पे जो V है वो I1 R1 है, क्या है, I1 R1 है, ओके। वेट, I1 R1 है, लेकिन हमें I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 मिल गया, और V क्या होगा, V इक्वल्स टू I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 इक्वल्स टू I3 R3, ठीक है। तो इन तीनों के इक्वालिटी से हम निकाल सकते हैं यहां से I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, और सॉरी I1 है, और फिर यहां से और V से I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, फिर इस और इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, सही है।
अब इस I1 I2 I3 की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो क्या होगा देख लो, V अपॉन नीचे में R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और क्या ये I के बराबर, I इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है इसमें, इन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये आया है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग I को लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्वलेंट। I को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर इक्वलेंट। इस I को हम V अपॉन आर इक्वलेंट बोल सकते हैं, इस तीनों रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को। तो यहां पे आप रख लो, तो V अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहां से V फिर से कॉमन, और ये V कट जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वलेंट आपका आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका आर इक्वलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग, वो छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, जैसे कि 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताओ, उसके बाद 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताओ। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर आप पता है तो आप बता सकते हैं। आपको पता है I इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज योर करंट। यहां से अगर आपको 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाए तो चार्ज, इफ चार्ज इज ऑल्सो, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। द चार्ज फ्लोइंग through the cross section of the wire is 1 coulomb in 1 second, then that is called 1 ampere. Okay, next is 1 volt है। तो अपने को पोटेंशियल, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखते हैं। इसमें मैंने डेफिनेशन दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वैसे ही आपका फिर आ जाता है 1 वाट। तो 1 वाट का आपको पावर का याद रखना था, पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का होता है जूल। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड, यानी 1 जूल वर्क होगा अगर 1 सेकंड में, तो वो जो पावर कंज्यूम्ड होगा उसको कहेंगे 1 वाट। क्लियर है? तो इस तरह से पावर हो गया, करंट हो गया, और वोल्टेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन टू ब्रिंग क्यू कूलम्ब चार्ज, और आप ऐसे बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इस तरह से आप सारे डेफिनेशंस भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। अब आते हैं हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में फॉर्मूले देखते हैं। सारे फॉर्मूले देखते हैं कि कितने फॉर्मूले, अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचते हैं। ये सारे थ्योरी पार्ट हो गए हैं खत्म, अब हमने न्यूमेरिकल्स बचते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपने को क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहला तो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR, ये तो जन्म जन्म तक भूलेंगे नहीं कोई, ठीक है। इसमें से अपने को R इक्वल्स टू, आपने ये भी पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू रो, इसको रो पढ़ते हैं, RHO, रो इंटू L अपॉन A। ये लेंथ है, A फॉर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है। देन आपका इसमें से I इक्वल्स टू Q बाई T भी पढ़ लिया आपने, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। उसके बाद आपका V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सही है, ये हो गया। उसके बाद आपने पढ़ लिया R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज। पैरेलल के लिए 1 अपॉन R इक्वलेंट, यहां पे ध्यान रखना 1 अपॉन है, यही गलती हो जाती है कि अपन ले लेते हैं उसको किसी तरह से, 1 अपॉन R2 1 प्लस 1 अपॉन R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। IVR हो गया। देन अपन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का V इंटू आई, ऑल्सो पावर जो होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऑल्सो V स्क्वायर अपॉन R। ये सब ओम्स लॉ से प्रूफ करा हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में आपको करके रखा है, I स्क्वायर R। तो ये सारे पावर के फॉर्मूले। फिर एक हीट का फॉर्मूला, हीट होता है पावर इंटू टी टाइम, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूले हैं हीट के, ये सारे पावर के। और कुछ छूट तो नहीं गया, चलो और तो कुछ छूट नहीं गया। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे।
तो इसमें क्या है ना, पहले हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे रेजिस्टेंस के, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है ना कि अपन रेजिस्टेंस के ऊपर पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर आपको क्या पूछ सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है कि आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, ये हमने पढ़ लिया है। रो क्या होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ, लंबाई होती है भाई लेंथ। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, गोलाई, ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर जो भी है। ओके, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू लेंथ, अभी वो क्वेश्चन में क्या डाल देगा कि कोई एक वायर है, उसकी लेंथ को आपने हाफ कर दिया। क्या कर दिया, लेंथ को हाफ। तो आपकी इनिशियल जो थी उसको आप आर एल बाई ए लेंगे, और उसने बोला कि अभी एल डैश जो आपकी नई लेंथ हुई है वो हाफ कर दिया। उसने क्या कर दिया है, एल डैश को एल बाई 2 कर दिया है। तो एल डैश अभी नेक्स्ट वाली जो होगी आर इक्वल्स टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए। एल डैश क्या है, एल बाई ए, रो एल बाई 2 ए। और ये देखो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है, नीचे में बस एक 2 बाहर आ रहा है, ठीक है, यानी आर अपॉन 2। ये आर डैश जो बनेगा, नई वाली जो आर डैश बनेगी वो कितना होगा, हाफ होगा इनिशियल आर के। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर लेंथ को हाफ किया तो आपके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो वो भी हाफ हो जाएगा। उसी तरह से वो पूछेगा कि अगर एरिया को हाफ किया, तो ऐसे डायरेक्टली मत बोल देना कि एरिया को हाफ करने से आपका सीधा सीधा 2 गुना हो जाएगा, नहीं, ये 4 गुना हो जाएगा। वो आप फॉर्मूले में जब रखेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ये होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी फॉर डायमीटर, ठीक है, और अदरवाइज रो इंटू एल अपॉन एरिया का फॉर्मूला पाई बाई 2, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द योर क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस, ठीक है। ये जो वायर है आपकी, ठीक है, इस वायर का रेडियस। तो अपन जनरली इसमें डील करते हैं डायमीटर में, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेता है ये, ठीक है। तो यहां देखो डी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि अगर उसने थिकनेस को क्या करा है, डबल करा है या हाफ करा है, तो क्या करेगा, डबल हाफ का मतलब है कि दोनों साइड से हाफ होगा, ठीक है, और अगर बढ़ाया तो दोनों साइड से बढ़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप जब 2 डालोगे या फिर डी बाई 2 डालोगे या 2d डालोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना डालो तो 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, या 1/3 किया तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो उस तरह से आप देख लेना इसको, ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं कि रेजिस्टेंसेस के 2 फॉर्मूले हैं, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में और पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में। सीरीज वाले में तो आपको डायरेक्टली अगर इस तरह का 2-3 कॉम्बिनेशन देता है और यहाँ पे वोल्टेज लगा के, ये R1 है, ये R2 है, वैल्यूज कुछ भी रह सकता है, आई की वैल्यूज कुछ भी रह सकती है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सीरीज का, ये सीरीज का दिख रहा है ना, सीरीज में करंट डायरेक्टली फ्लो होता है, वो देख के पहचानना भी आना चाहिए कि अपने को सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपको क्या देते हैं, इस तरह का सर्किट देते हैं। अब आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर इक्विवेलेंट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सीरीज या पैरेलल। तो याद रखना इस चीज को, मैंने पहले भी बताया कि सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब कहीं पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, ये करंट इसी रास्ते से जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो करंट के पास जाने के लिए 2 रास्ते इस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे 2 रास्ते मिलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये करंट स्प्लिट होके जाएगा, ऐसा नहीं है कि इधर से ही जाएंगे या इधर से ही जाएंगे, थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाता है। हाँ, करंट तब उस तरफ ज्यादा जाएगा जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसे एक रेजिस्टेंस है और कभी कभी ऐसे डायरेक्टली लगा दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगाया, वोल्टेज लगाया है, सॉरी ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, ये रेजिस्टेंस है। अभी इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, करंट को स्प्लिट होना चाहिए, करंट को थोड़ा इधर भी जाना चाहिए थोड़ा इधर भी जाना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऑब्वियस है कि करंट हमेशा इसी पाथ को फॉलो करेगा, इसी पाथ को फॉलो करेगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऐसा कोई कंडक्टर ही नहीं है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। बट स्टिल अगर मान लिया जाए ऐसा कि कोई ऐसा सुपर कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है या टेंडिंग टू 0 है, तो क्या होगा कि सारे करंट उसी तरफ से फ्लो होंगे और इससे 0 करंट फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये एक्सट्रीम केस है, इसको शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। जो हम लोग शॉर्ट सर्किट देखते हैं वो यही होता है कि एक वायर दूसरे वायर से इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, यानी आप कम रेजिस्टेंस वाले वायर्स को 2 पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर 2 पोटेंशियल पॉइंट्स पे आप कनेक्ट कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। चलिए फिर अब फर्दर बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, तो ये है एक सीरीज और पैरेलल के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसके पहले ना हम लोग एक काम करेंगे कि सीरीज के बारे में और पैरेलल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्या होता है ना कि अपने सीरीज में जो कनेक्शंस होते हैं रेजिस्टेंस
लेट्स से दिस वन R1 और ये R2, और जब हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली ऐड अप कर देते हैं इसको, ठीक है। और अगर यही चीज अगर पैरेलल में अपनी होती है तो अपन क्या करते हैं इसको, ये R1 है ये R2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट लेते हैं और यहाँ से अपने 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप R इक्विवेलेंट को ऊपर निकालने की कोशिश करें तो इसको एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो इधर आता है R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये आपका 1/R इक्विवेलेंट हो गया। फिर इसको अपन रिवर्स कर लेते हैं R इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो क्लियरली ये वाली वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा आएगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं कि हाउ विल यू कनेक्ट टू रेजिस्टेंसेस थ्री रेजिस्टर्स सो दैट द इक्विवेलेंट दे विल आस्क यू कि हाँ आर इक्विवेलेंट आपका लेट्स से 2 ओम के रेजिस्टर्स को दो 2 ओम के रेजिस्टर्स हैं, कितने हैं 2 ओम्स रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। उनको आपने ऐसे कैसे कनेक्ट करना है कि मेरे को चाहिए 1 ओम की वैल्यू चाहिए, आर इक्विवेलेंट 1 ओम चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 2 ओम को 2 ओम से जोड़ने पे तो कभी आएगा नहीं 1। ये ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इस प्रोसेस को जाना पड़ेगा, और ये कौन सा प्रोसेस है, पैरेलल। तो क्वेश्चन यही है कि आप सीरीज में करोगे या पैरेलल में करोगे। तो आप यहां से देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा है, इससे अगर ज्यादा वैल्यू है, जो गिवन वैल्यूज हैं रेजिस्टर्स के उससे अगर ज्यादा वैल्यूज हैं देन यू कैन क्लियरली से कि वो सीरीज का है, और अगर उससे कम है तो आप क्लियरली बता सकते हैं, ये देख के ही पता लग रहा है ना कि पैरेलल का है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपको 3-4 रेजिस्टर्स की वैल्यू दे रखी हो, जैसे 3 ओम 5 ओम 7 ओम इस तरह का हो। उसके बाद पूछे कि आर इक्विवेलेंट लेट्स से कुछ इनके इंटरमीडिएट में हो, इनके इंटरमीडिएट में कुछ आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि सीरीज में हो सकता है या पैरेलल में हो सकता है। ऑब्वियसली सीरीज में चेक करने का जरूरत ही क्या है कि अपन ये 3 + 5 8 + 7 15 ओम अगर आपकी है आर इक्विवेलेंट में, अगर उसने 15 ओम दे रखा है देन ये क्लियर इंडिकेशन है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। बट इफ अगर इससे कम है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज को हम लोग चेक करेंगे और उससे अनुमान लगा रहे हैं कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। तो यही चीज आपसे पूछी जा सकती है। और कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, एक और उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है कि आपको 3 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और पूछेगा कि पॉसिबल आपके रेजिस्टर्स आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, तीनों को एक बार सम करोगे तो 15 आएगा, तीनों को फिर पैरेलल में ले लोगे तो उसमें कुछ वैल्यूज आएंगी, करके देख लेना इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम कर सकता है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक सर्किट डायग्राम है, इसमें बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के साथ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों है इसमें। तो मैं आपको इसमें दोनों समझा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको अगर डायरेक्टली सीरीज में पूछ रहा है तो आप उसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं डील, या फिर अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ पूछ रहा है तो आप पैरेलल को डायरेक्टली डील कर सकते हैं। फिर क्या आता है, कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ पे एम्पियर एमीटर इसलिए लगाया ताकि यहाँ पे करंट की वैल्यू मेजर की जा सके। क्वेश्चन भी वही है कि आपकी R1 की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ गिवन है। R1 की वैल्यू है आपकी 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, और ये 20 ओम 60 ओम ऐसे करके, और ये आपकी V की वैल्यू है 12 वोल्ट्स। बैटरी जो कनेक्टेड है उसकी 12 वोल्ट्स की बैटरी है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, करंट सेम रहता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे करंट के पास 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्तों में उसके पास रेजिस्टेंस है। सो बेसिकली करंट क्या होगा, यहां से अगर I आ रहा है तो यहां से स्प्लिट होगा I1 और इधर I2, और फिर यहां से ये फिर से I2 ही रहेगा और ये यहां तक I1 ही रहेगा, ओके। इस पॉइंट पे वापस दोनों आएंगे और मिलके फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, I। समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, R इक्विवेलेंट 1, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, तो 1 को सॉल्व कर रहा हूं। 1 = 1/R1 प्लस 1/R2, ओके। और R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, R1 R2 है 10 और 40, तो 1/R इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लो, 1/10 प्लस 1/40।
यहाँ पे कैलकुलेशन है, देखना इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर से भी 4 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर 4/40 प्लस 1/40। तो अभी नीचे बेस सेम है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4 + 1 5/40, और ये 1/r इक्वलेंट है। यहाँ पे ध्यान देना 1/r इक्वलेंट है, यहाँ से आपको रेसिप्रोकल लेना है। तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे r इक्वलेंट ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा 40/5 और ये कट के 8 ohms आ जाएगा। सो r इक्वलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज हाउ मच, 8 ohms। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर इसको करेंगे। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है I1 I2 I3 में, फिर यहां से I1 I2 I3 और फिर यहां से I वापस आएगा। तो ये सर्किट का लॉ है, और ये आप कह सकते हो कि I अगर जा रहा है इस बैटरी से अगर करंट I फ्लो हो रहा है, तो आपका बैटरी के अंदर जो आ रहा है करंट वो भी I ही होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्प्लिट होने का चांसेस है, 3 जगह से स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो हमने निकाल लिया, अभी 2 का निकालेंगे। तो फिर से सेम प्रोसीजर है, तो फिर से 1/r इक्वलेंट, इस बार 2 का कर रहे हैं हम लोग, इसका कर रहे हैं 2 का कर रहे हैं। तो 1/ इस बार है r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, तो 1/r इक्वलेंट 2 इक्वल्स 1/r3 की वैल्यू कितनी है, देख लो भाई, 30 20 और 60, 30 20 60। ओके, तो यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से कर लो, दिख रहा है 2/60 प्लस 3/60 प्लस 1/60। क्लियर दिख रहा है। अभी अपने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है, तो हमारा एलसीएम 60 का 60 रह जाएगा। नाउ विल ऐड दिस वन, 3 और 2 5 और 6 हो गए, तो 6/60। दिस इज 1/r इक्वलेंट, नॉट r इक्वलेंट, 1/r इक्वलेंट फॉर 2। फिर से अपने को क्या करना है, इसको उलटना होगा, r इक्वलेंट 2 निकालना है। तो r इक्वलेंट 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60/6 विच इज 10 ohms अगेन। तो हमारे पास दूसरे का भी कितना निकल के आ गया, ये इसका इक्वलेंट आ गया है 10 ohms। तो अभी इस सर्किट को रीड्रॉ करो, एक ऊपर में 8 ohm का इक्वलेंट लगा हुआ है, ठीक है, बीच में एमीटर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये रहे ना रहे। फिर यहाँ पे जो r इक्वलेंट था 2, इसकी कितनी वैल्यू है, 10 ohms, सही है। फिर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ओके, सही है, 12 वोल्ट की बैटरी है। क्या अब तुम्हें ये दिख रहा है कि इधर से जो करंट जा रहा है वो भी इधर से भी वही करंट जा रहा है, जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है सेम करंट इस रेजिस्टर से भी फ्लो हो रहा है, दोनों रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा है। क्या ये तुम्हें सीरीज में दिख रहा है, अरे है ना, करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, तो क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में अपन क्या करते हैं, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 विच इज योर 8 + 10, 8 ohms प्लस 10 ohms, व्हाट इज दिस, 18 ohms। तो R इक्वलेंट इस पर डायरेक्ट आ रहा है 18 ohms, क्योंकि ये अब सीरीज कॉम्बिनेशन में था। अब यहां से क्वेश्चन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, क्या ये निकाल लिया R इक्वलेंट, सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट, रेजिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज है, क्या आप करंट निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा है वो I = V/R, क्या यही है वो, R इक्वलेंट डाल लो, I = V कितना है 12 और इसकी 18 कर लोगे, इसको कैलकुलेट करना, ये किस में आएगा, एम्प्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट सीरीज में देगा तो सिर्फ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे ऐसे 2-3 रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, ठीक है, और वहां पे आपकी बैटरी कनेक्टेड रहेगी, तो उसमें डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, ये नहीं रहेगा, मान लेते हैं। तो फिर आपको बस इसको सॉल्व करना है और v से डिवाइड कर लो। अभी इस टाइप में एक क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि जैसे लेट से कि आपको ये वाला सर्किट ही क्वेश्चन में दे रखा है, आप इस सर्किट को ही मान लो कि क्वेश्चन है, 12 वोल्ट्स 8 ohm 10 ohms सीरीज कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। अब उसने पूछ रखा है, उसने पूछा कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, यानी कि वो कह रहा है कि यहां और यहां पॉइंट पे आपने अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो कितनी रीडिंग दिखानी चाहिए, यही पूछ रहा है वो। पॉजिटिव इधर है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है माइनस, ये सब बाद में आप सीखेंगे, ओके। या फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, अक्रॉस वोल्टेज कितना है, अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस वोल्टेज कितना है, अपने को ये कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज कैलकुलेट, अभी आप बोलोगे कि ये तो 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट हो गया, अरे नहीं रुको, ये इसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है वो देखते हैं पहले, कितना पास हो रहा है, I =
पूरे सर्किट में आई ही पास हो रहा है, तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, आर इक्वलेंट लेंगे, जो कि हमने निकाला था, आर इक्वलेंट इक्वल टू 18 आया था, 18 ओम्स 10 + 8 सीरीज में है। ओके, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, वी कितना है 12 वोल्ट्स और आर कितना है 18 ओम्स। ओके, दिस विल गिव यू समथिंग 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 2/3 एम्प्स। तो ये आपकी करंट की वैल्यू है। क्या यही करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है? सही है, लेकिन मुझे तो सिर्फ यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यही चेक करना है। तो यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एज पर द ओम्स लॉ, V = I/R। तो इसको मान लेता हूं मैं V1, इस जगह पे V1 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे V2 ड्रॉप हो रहा है। डेरिवेशन में आपने देखा था कि V1 V2 कैलकुलेट करा था हमने और ऐड करके उसको निकाला था। ओके, सो V1 को करेंगे कैलकुलेट और ये R1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2। तो ये I1 I/R1, I क्यों लिया? क्योंकि पूरे सर्किट में I सेम रहने वाला है, यहां से भी और यहां से भी, इसलिए I सेम रहने वाला है। I निकाल लिया हमने कितना 2/3, V1 ही निकालना है और R1 की वैल्यू कितनी है 8, विच कम्स एज 16/3 वोल्ट्स। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। वैसे ही अगर इसके अक्रॉस अगर देखना हो तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम V2 ले लेते हैं, तो दैट विल बी योर 2/3 टाइम्स 10 ohms, which will be 20/3 volts. So this is your V2. Now we know कि ये वोल्टेज यहाँ पे जो बैटरी अप्लाइड है, वोल्टेज अप्लाइड है, ये आपका इन दोनों का सम होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, 20/3 प्लस 16/3 which is 36/3, that is 12 volts। सही है, आ भी रहा है तो कंजर्वेशन भी जा नहीं रहा है कहीं। सो बेसिकली आपको इस तरह के वोल्टेज ड्रॉप्स भी पूछ सकता है। ये एक्सट्रीम लेवल है। बस ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये आपका खत्म होता है। ओके, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल्स भी हो गया है और थ्योरी पार्ट भी हो गया है। तो अभी हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि बाकी के जो बच्चे न्यूमेरिकल्स हैं उसको कवर अप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।